हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर जो एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज़ जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी फर्स्ट क्लास में। तो आज की जो क्लास है इसमें हम जो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट अप्रोचेस जैसे आइडियलिज्म, रियलिज्म, उसके बाद मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इन सभी अप्रोचेस को जो है डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसमें चार कंपोनेंट्स को जो चार एलिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें सबसे पहले हर एक आइडियोलॉजीज़ के कोर प्रिंसिपल्स, उसके रिलेटेड जो भी की थिंकर्स हैं उनके द्वारा दी गई कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको कवर करने का प्रयास किया। ये जो क्लास है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपके काफ़ी सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर। तो इसके बाद जल्दी हम सीरीज़ में जो है अदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस जो पार्ट है पॉलिटिकल साइंस में उसको कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिना देरी किए हुए फर्स्ट वीडियो के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, व्हाट इज़ द कोर बिलीफ ऑफ आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आइडियलिज्म जो अप्रोच है उसका कोर बिलीफ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल रिलेशंस आर ड्रिवन बाय पावर एंड सिक्योरिटी कंसर्न। बी, states are primarily concerned with economic gains. C, cooperation adherence to international norms and laws can lead to lasting peace. या D, military strength is the ultimate tool for ensuring state survival. तो इनमें से आइडियलिज्म अप्रोच का कोर प्रिंसिपल क्या हो सकता है। तो जिन्होंने आइडियलिज्म अप्रोच को अभी तक पढ़ लिया होगा तो आई होप उनको आंसर मिल चुका होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो भी डिटेल में जाकर इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यूज़ को लगा सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करेंगे। इसके बाद मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लाई है, वहाँ पे मैंने उस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे वीडियो के अंत तक आते होते, और तमाम कॉन्सेप्ट जो है अप्रोचेस को लेकर टू द इंटरनेशनल रिलेशंस वो क्लियर हो पाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। आइडियलिज्म का कोर प्रिंसिपल क्या है? आइडियलिज्म जो अप्रोच है वो बेस्ड है कॉपरेशन के ऊपर, कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। उनका मानना था कि कॉपरेशन और कलेक्टिव सिक्योरिटी के द्वारा हम जो है पीस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो जो आइडियलिज्म अप्रोच है इसको लिबरल इंटरनेशनलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। और ये इसका मानना था कि इंटरनेशनल रिलेशंस को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थ्रू कॉपरेशन, द रूल ऑफ लॉज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये फोकस करते हैं, किसके ऊपर? कॉपरेशन, रूल ऑफ लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इनका मानना था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है वर्ल्ड लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको दूर करके पीस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इनमें से कौन से थिंकर जो है वो आइडियलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, निकोलो मैकियावेली। बी, थॉमस हॉब्स। सी, वुड्रो विल्सन। डी, हैंस मार्गेंथ्यू। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। वुड्रो विल्सन जो है वो आइडियलिस्ट थिंकर थे। वुड्रो विल्सन जो कि थे प्रेसिडेंट थे, 28th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है, जो एक की फिगर है आइडियलिज्म अप्रोच के। उन्होंने जो 14 पॉइंट स्पीच दी थी, जिसके बाद जो है लीग ऑफ, जहाँ पे वो लीग ऑफ नेशन जैसी इंस्टीट्यूशंस को एडवोकेट करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट सामने लाते हैं, जो किसके ऊपर बेस्ड होगी? कलेक्टिव सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल कॉपरेशन के ऊपर बेस्ड होगी। तो इस तरह के वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, तो इसलिए उनको फर्स्ट सिस्टमैटिक आइडियलिस्टिक थिंकर माना जाता है। किसको? वुड्रो विल्सन को। तो एक सिस्टमैटिक स्टडी जो उन्होंने करने का प्रयास किया आइडियलिज्म अप्रोच को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वुड्रो विल्सन्स 14 पॉइंट। जो वुड्रो विल्सन के द्वारा 14 पॉइंट दिए गए थे वो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था?
देखिए, अगर आपको किसी भी थिंकर्स के अप्रोचेस या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू या उसके पर्सपेक्टिव को समझने का प्रयास करना, तो उसके टाइम पीरियड को समझने का फर्स्ट ऑफ प्रयास कीजिए। देखिए, वुडरो विल्सन के टाइम पीरियड में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होती है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल्स पे क्या थे, कन्फ्लिक्ट्स और केओस थे। तो इसको कैसे रिमूव किया जाए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। तो इसी को लेकर जो वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट्स दिए थे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टू एस्टैब्लिश द सुपेरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। B. To propose a framework for post-World War I peace settlement. C. To outline a strategy for economic domination of the world. D. To justify the use of nuclear weapon. तो इनमें से क्या सही होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो है कैसे पीस को एस्टेब्लिश किया जाए, इसके ऊपर वुडरो विल्सन ने जो है 14 पॉइंट्स दिए थे, जहाँ पे लीग ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया गया। ठीक, प्रमोशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट, ये कुछ एक की पॉइंट्स थे वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स की स्पीच में, जो किसके ऊपर बेस्ड थे, कलेक्टिव सिक्योरिटी और कॉपरेशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, विच बुक बाय इमैनुअल कांत इज कंसीडर फाउंडेशनल फॉर द आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव इन इंटरनेशनल रिलेशंस। कौन सी किताब जो है इमैनुअल कांत के द्वारा लिखी गई है, जो एक फाउंडेशनल मानी जाती है फॉर जो किसके ऊपर बेस्ड है, आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए, ऑन वार। बी, द प्रिंस। सी, परपेचुअल पीस। डी, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो परपेचुअल पीस जो है ये ऐसे जो है किसके द्वारा लिखा गया, इमैनुअल कांत के द्वारा लिखा गया। उनका मानना था कि पीस को एस्टेब्लिश किया जा सकता है थ्रू रिपब्लिकनिज्म, फेडरेशन ऑफ द स्टेट, फ्री स्टेट्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जो है पीस को एस्टेब्लिश किया जाएगा। और कांत जो है वो मानते थे कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, उनको वो क्या होना चाहिए, उनको मॉरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडियलिज्म प्लेसेस सिग्निफिकेंट एम्फेसाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जो आइडियलिज्म अप्रोच है वो इनमें से कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है या फिर उसके ऊपर एम्फेसाइज करती है। ऑप्शन नंबर ए, एनार्की। बी, सॉवरेनिटी। सी, मॉरल वैल्यूज एंड एथिकल नॉर्म्स। ये डी, बैलेंस ऑफ पावर। तो आई होप आपको राइट आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि आपने जो भी 4 क्वेश्चन पढ़े हैं उसके समझ के आधार पर आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, मॉरल वैल्यूज एंड एथिकल नॉर्म्स। आइडियलिज्म अप्रोच जो है मॉरल वैल्यूज और एथिकल नॉर्म्स के ऊपर फोकस करती है। उनको मानना था कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए किसी भी स्टेट्स के लिए, और हर एक स्टेट को जो है फॉलो करने चाहिए। जस्टिस, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, ताकि जो है वर्ल्ड लेवल पे पीस और पीस को एस्टेब्लिश किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट एम्बॉडीज मैनी आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल। इनमें से कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद एस्टेब्लिश की गई जो आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए, द यूनाइटेड स्टेट। बी, नाटो। सी, द यूरोपियन यूनियन। डी, द लीग ऑफ नेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो सही है, द लीग ऑफ नेशन को जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो है एस्टेब्लिश किया गया। वो मेनली जो है वो आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी। वो 14 पॉइंट स्पीच थी जो थी वुडरो विल्सन की, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन जो क्या करेगी, एंश्योर करेगी पीस एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, और उसके गाइडिंग प्रिंसिपल क्या थे, कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच एलिमेंट सिग्निफिकेंटली चैलेंज द आइडियलिस्टिक परस्पेक्टिव एंड लीड टू द राइज ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इनमें से कौन से इवेंट ने जो है वो चैलेंज किया कि इसको आइडियलिस्टिक अप्रोच को, और उसके बाद जो है एक नई अप्रोच का जन्म हुआ जिसका नाम है रियलिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बी, द ग्रेट डिप्रेशन। सी, द कोल्ड वार। डी, वर्ल्ड वार सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। वर्ल्ड वार सेकेंड जो है वो उसने चैलेंज किया, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड होते होते क्या हो गया, जो लीग ऑफ नेशन जो आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद एस्टेब्लिश की गई वो टोटली फेल हो चुकी थी टू मेंटेन पीस इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक नई आइडियोलॉजी का जन्म हुआ जो मेनली फोकस करती है किसके ऊपर, पावर पॉलिटिक्स के ऊपर, और जो जो स्टेट के जो इंटरेस्ट है उनको सबसे टॉप पे रखती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज लीस्ट अलाइन विद आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आइडियलिज्म के साथ इनमें से लीस्ट कंसर्न कंसेप्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कलेक्टिव सिक्योरिटी, बी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, सी ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी, या डी ऑफेंसिव रियलिज्म। तो कौन सा इनमें से जो है आइडियलिज्म के साथ लीस्ट कंसर्न है। आई होप अभी तक जो आपने आइडियलिज्म अप्रोच को एमसीक्यूज की फॉर्म में कवर करने का समझने का प्रयास किया, उससे आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि आइडियलिज्म अप्रोच के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, तो वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं को फॉलो करती है। तो इसके बेसिस पे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कलेक्टिव सिक्योरिटी बिल्कुल सही है, क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी को आइडियलिज्म फॉलो करता है, तो ये लीस्ट कंसर्न नहीं, ये मोस्ट कंसर्न है। बी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी बिल्कुल हाँ। सी ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी हाँ। डी ऑफेंसिव रियलिज्म को जो है वो आइडियलिज्म जो है वो उसके साथ लीस्ट कंसर्न है। ये किसका कंसेप्ट है, रियलिज्म का कंसेप्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। रियलिज्म का मतलब है, ऑफेंसिव रियलिज्म का मतलब है सीक पावर एंड डोमिनेंस टू इंश्योर देयर सर्वाइवल। हमेशा जो है पावर को एक्वायर करते रहना और अब डोमिनेंस को बनाए रखना अपने सर्वाइवल के लिए। तो जो भी कोर प्रिंसिपल्स हैं किसके, आइडियलिज्म के, कॉपरेशन, इंटरनेशनल लॉ एंड मॉरल प्रोग्रेस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसके बिल्कुल कंट्रेरी है कौन, ऑफेंसिव रियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ऑथर ऑफ द 20-year क्राइसिस विच critiques आइडियलिज्म एंड एडवोकेट फॉर रियलिस्टिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इनमें से कौन सी ऑथर की किताब है द 20 years क्राइसिस जिसमें वो आइडियलिज्म अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए E.H. कार, बी जॉन लॉक, सी जॉन माइनार्ड कीनीज, डी बर्ट्रैंड रसल। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। E.H. कार जो है वो एक रियलिस्टिक थिंकर थे जो अपनी किताब द 20-year क्राइसिस में आइडियलिस्टिक अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं और जो फोकस करते हैं किसको, पावर और इंटरनेशनल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच आइडियलिस्टिक थिंकर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो किस थिंकर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए जॉन स्टुअर्ट मिल, बी वुडरो विल्सन, सी मिचेल डॉयले, डी जॉन रॉल्स। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है मिचेल डॉयले के द्वारा दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे वो इस कॉन्सेप्ट में, इस थ्योरी में वो डिस्कस करते हैं कि जैसे जैसे डेमोक्रेसीज का एक्सपेंड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जो है डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करेंगे, वैसे वैसे जो है वार के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो उनका मतलब, कहने का मतलब कि वार को अगर आपको दूर रखना है तो डेमोक्रेसी को आपको अपनाना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच बुक डज फ्रैंकिस फिक्यूमा आर्ग्यू दैट द स्प्रेड ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी में सिग्नल द एंड ऑफ हिस्ट्री। कौन सी किताब जो में फ्रैंकिस फिक्यूमा जो है वो मानते हैं कि जैसे जैसे लिबरल डेमोक्रेसी का विस्तार होगा वैसे वैसे एंड ऑफ हिस्ट्री होगा। ऑप्शन नंबर ए द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, बी द क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशंस, सी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, डी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो वो सही है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन जो है ये किताब जो है इसमें जो है फ्रैंकिस फिक्यूमा जो है डिस्कस करते हैं कि जैसे जैसे लिबरल डेमोक्रेसी क्या है, सिग्नल है एंड ऑफ हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या आएगा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट पावर एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन मिटिगेटिंग एनार्की। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट पावर किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है, जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है कैसे वो जो वर्ल्ड लेवल पे जो एनार्की है उसको करप्ट करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए केंथ वॉल्टेज, बी रॉबर्ट कोएनी,
सी जोसेफ नाई, डी जॉन मीरशीमर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। रॉबर्ट कोहेनी जो है वो उनके द्वारा लिखी गई किताब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट पावर। कोहेनी जो एक की फिगर है कौन से? नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो मोस्टली जो आइडियलिस्टिक थॉट्स को फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच थिंकर is known for the concept of complex interdependence in international relations? complex interdependence का जो concept है वो किसके द्वारा दी गया? ऑप्शन नंबर ए हंस मार्गेंथ्यू, बी रॉबर्ट कोहेनी, सी केंथ वॉल्टेज, डी जॉन मीरशीमर। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट जो है किसके द्वारा दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो सही है, रॉबर्ट कोहेनी के द्वारा दिया गया। उसके साथ किसके साथ मिलके? जोसेफ नाई के साथ मिलके जो है उन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट दिया। कौन सी किताब में? पावर एंड इंटरडिपेंडेंस में। उनका मानना था कि जो वर्ल्ड जो है वो इंटरकनेक्टेड है थ्रू मल्टीपल चैनल्स के, जैसे डिफरेंट स्टेट्स के बीच में बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, मल्टीलैटरल रिलेशंस होते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू रिलेशंस एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके माध्यम से जो है एक स्टेट जो है दूसरी स्टेट के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए वो किस कंसेप्ट को डिस्कस है? कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का। वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड लेवल पे जो इन सिस्टम है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सेंट्रल टेंट ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस? जो रियलिज्म अप्रोच है उसको सेंट्रल कोर वैल्यूज क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल रिलेशंस इंस्टीट्यूशंस आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पीस, बी स्टेट्स आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सी एनार्कीज आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, या डी मॉरल प्रिंसिपल्स शुड गाइड स्टेट बिहेवियर्स। तो कुछ एक प्रिंसिपल जो आपको पता चल चुका है वो आइडियलिज्म थ्योरी के साथ बिलोंग करते हैं, आइडियलिज्म अप्रोच के साथ बिलोंग करते हैं। तो आपको बताना कि रियलिज्म के साथ इनमें से कौन सा टेंट बिलोंग करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो सही है। एनार्की जो है एक डिफाइनिंग फीचर है किसका? इंटरनेशनल सिस्टम का। किसके मुताबिक? रियलिस्ट थिंकर्स के मुताबिक। रियलिस्ट थिंकर मानते थे कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो वहाँ पे क्या है? एनार्की है, ठीक है, और कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि कंट्रोल कर सके डिफरेंट स्टेट्स को और पीस को एस्टेब्लिश या फिर स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश कर सके वर्ल्ड लेवल पे। तो इसलिए हर एक स्टेट को जो है अपने सर्वाइवल के लिए जो है हमेशा पावर को एक्वायर करना होगा और खुद स्वयं की मदद करनी होगी, ठीक है, सेल्फ हेल्प सिस्टम होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑथर्ड द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स विच एम्फेसाइज द रोल ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस? जो किताब है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जिसमें पावर के रोल को एम्फेसाइज किया गया इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए E.H. कार, बी केंथ वॉल्टेज, सी जॉन मीरशीमर, डी रॉबर्ट कोहेनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी जो सही है, जॉन मीरशीमर के द्वारा लिखी है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इन 2001 इज अ सेमिनल वर्क इन ऑफेंसिव रियलिज्म, जहाँ पे वो ऑफेंसिव रियलिज्म को डिस्कस करते हैं। जो वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि जो स्टेट्स जो है मोस्टली जो स्टेट्स हैं वो किसके द्वारा ड्रिवन की जाती है? बाय पावर एंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच बुक बाय केंथ वॉल्टेज आउटलाइंस द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स? केंथ वॉल्टेज की कौन सी इनमें से किताब है जहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं? ए द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जॉन मीरशीमर के द्वारा लिखी है, केंथ वॉल्टेज के द्वारा नहीं लिखी, मैन द स्टेट एंड वॉर, सी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या डी अ वर्ल्ड रिस्टोर्ड। तो केंथ वॉल्टेज की कौन सी किताब है इनमें से? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम को डिस्कस करते हैं। केंथ वॉल्टेज जिन्होंने कंसेप्ट दिया कौन सा? स्ट्रक्चरल रियलिज्म का, उनको आल्सो नोन एज नियो रियलिज्म की नियो रियलिज्म कहा जाता है, स्ट्रक्चरलिज्म को नियो रियलिज्म भी कहा जाता है, विच एम्फेसाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम स्ट्रक्चर ऑन स्टेट बिहेवियर। वॉल्टेज के मुताबिक जो स्टेट का बिहेवियर है
वो किसके द्वारा शेप किया जाता है, किसके द्वारा बिल्ड किया जाता है? बाय पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, which realistic thinker introduced the concept of power transition theory predicting conflict during power transition? तो पावर ट्रांजिशन थ्योरी जो है किस थिंकर के द्वारा दी गई? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स ग्लेसर, बी रॉबर्ट गिलपिन, सी AFK ऑर्गेन्स्की, डी डेविड लेक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। AFK ऑर्गेन्स्की के द्वारा पावर ट्रांजिशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया गया, जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट्स व्हेन एक कन्फ्लिक्ट अराइज होता है जब एक राइजिंग पावर जो है वो एक डोमिनेंट पावर को जब चैलेंज करती है, तो तब एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। और ये कैसे पावर शिफ्ट होती है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो उसको ये थ्योरी डिस्कस करती है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एम्फेसाइजिंग इक्विलिब्रियम अमंग स्टेट्स टू प्रिवेंट डोमिनेंस? बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड लेवल में जो इक्विलिब्रियम अमंग स्टेट्स टू प्रिवेंट, वर्ल्ड लेवल पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए ताकि जो डोमिनेंस को जो है प्रिवेंट किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए हैंस मार्गेंथ्यू, बी केंथ वोल्टेज, सी रॉबर्ट जर्विस, जी निकोलो मैकियावेली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। हंस मार्गेंथ्यू जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है किसका? बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया गया। उनके मुताबिक जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट हेजमोनी इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। और बैलेंस ऑफ पावर के द्वारा क्या होगा? वर्ल्ड लेवल पे जो है सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच बुक बाय रॉबर्ट गिलपिन एग्जामिन द इंटरेक्शन बिटवीन इकानमीज एंड पावर पॉलिटिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस? इकानमीज और पावर पॉलिटिक्स के जो बीच में रिलेशंस है रॉबर्ट गिलपिन अपनी किस किताब में डिस्कस करते हैं? ऑप्शन नंबर ए वॉर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बी द अनार्कियल सोसाइटी, सी द पॉलिटिकल इकानमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, या डी मैन द स्टेट एंड वॉर। तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो सही है, द पॉलिटिकल इकानमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आपको वीडियो की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा लगती है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम लगता है, तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ के फिर क्वेश्चन को आंसर को अटैम्प्ट कीजिए, ताकि आप क्लियरली उस MCQs को अटैम्प्ट कर सकें और आप किस तरह से अप्रोच करना है किसी भी MCQs को अटैम्प्ट करने के लिए, तो आप उस थॉट प्रोसेस को कम्प्लीटली समझ सकें। रॉबर्ट गिलपिन की किताब जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन 1987, जहाँ पे वो इकोनॉमिक फैक्टर को कैसे इकोनॉमिक फैक्टर जो है पावर पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और स्टेट के बिहेवियर को बिल्ड करते हैं, तो ये सभी डिस्कस करते हैं रॉबर्ट गिलपिन। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन? हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट जो है किस थिंकर के द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए जोसेफ नाई, बी जॉन मीरशीमर, सी केंथ वोल्टेज, डी E.H. कार। तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, जोसेफ नाई के द्वारा कंसेप्ट दिया गया, जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को भी डिस्कस करते हैं। और उनके मुताबिक दो तरह की पावर्स होती हैं वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल रिलेशंस में, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। तो ये जोसेफ नाई के द्वारा दिया गया। तो हार्ड पावर में कौन आ गया? मिलिट्री फोर्सेस। तो सॉफ्ट पावर में क्या आ गया? परसुएशन एंड अट्रैक्शन टू अचीव इन्फ्लुएंस, मतलब परसुएशन और अट्रैक्शन के द्वारा जो है किसी भी स्टेट को कंट्रोल करने का काम करना, उसको सॉफ्ट पावर में रखा गया। और जैसे मिलिट्री पावर को यूज़ करना, तो ये हार्ड पावर हो गया नाई के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द ऑथर ऑफ मैन द स्टेट एंड वार विच एक्सप्लोर द कॉजेज ऑफ वार फ्रॉम अ रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव? क्या कारण हो सकते हैं वार के? ये अपनी किताब जो है मैन द स्टेट एंड वार में डिस्कस करते हैं। कौन से थिंकर? ऑप्शन नंबर ए E.H. कार, बी लॉक, सी हंस मार्गेंथ्यू, या डी केंथ वोल्टेज। ये किसकी किताब है? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, केंथ वोल्टेज के द्वारा लिखी किताब है मैन द स्टेट एंड वार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
Which realistic thinker argued that international politics is characterized by anarchy and the absence of a central authority? कौन से थिंकर जो हैं, रियलिस्टिक थिंकर जो हैं, डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या, जहाँ पे एनार्की और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ई एच कार, बी रॉबर्ट कोहिनी, सी केंथ वॉल्टेज, डी जोसेफ नाई। तो ये किसके द्वारा डिस्कस किया गया? ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ई एच कार, जिनकी किताब जो है द 20 ईयर क्राइसिस, ये हमने पीछे देखी, तो उन्हीं के द्वारा दिया गया। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या, एनार्की एंड द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, एनार्कियल सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, आर्गिंग दैट डेमोक्रेसीज आर लेस लाइकली टू गो टू वार विद ईच अदर? इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी प्रीवियस एमसीक्यूज में डिस्कस किया है, तो आई होप आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो सही है, जहाँ मिचेल डॉयले जो है वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को देते हैं। उनके मुताबिक क्या होगा, जैसे जैसे डेमोक्रेसी का विस्तार होगा वैसे वैसे वर्ल्ड लेवल पे पीस आएगा। मतलब एक डेमोक्रेसी एक मीन्स है जिससे क्या होगा, वर्ल्ड लेवल पे हम पीस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमें जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को और वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। 24, विच मार्क्सिस्ट थिंकर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो किस थिंकर के द्वारा दिया गया है? Analyzing global capitalism and dependency relations. Option number A, Emmanuel Wallerstein, B, Louis Althusser, C, Herbert Marcuse, D, George Lucas. तो इनमें से कौन से थिंकर ने जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो दिया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, इमैनुअल वालरस्टीन ने जो है वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। ये अपने थ्योरी में क्या करते हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ है उसको सामने लाते हैं और डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट स्टेट जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी कंट्रीज़ में। तो कोर कौन सी होगी, जो डेवलप कंट्री है, सेमी पेरिफेरी होगी जो डेवलपिंग, और जो अंडर डेवलप है उनको पेरिफेरी कैटेगरी में रखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 25, who authored Capitalism and Underdevelopment in Latin America, applying Marxist analysis to understand economic disparity and dependency? जो कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट लैटिन अमेरिका किताब है, ये किसके द्वारा लिखी है, जहाँ पे वो थिंकर जो है वो डिस्कस करते हैं जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है और जो डिपेंडेंसी है एक स्टेट्स की दूसरे ऊपर, वहाँ पे डिस्कस करते हैं थ्रू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए एंटोनियो ग्राम्स्की, बी एर्नेस्टो लेक्ले, सी एंड्रे ग्रेंडर फ्रैंक, जी लुइस आल्थुजर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, इनको शॉर्ट में एजी फ्रैंक भी कहा जाता है। तो एजी फ्रैंक ने जो है अंडर डेवलपमेंट की थ्योरी दी है और अंडर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थ्योरी देते हैं। तो स्पेशली लैटिन अमेरिका का जो रीजन है उसको स्टडी करने का काम करते हैं। वो उनका मानना था कि एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, उसका क्या कारण है, ये सभी उस अपनी किताब में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच मार्क्सिस्ट थिंकर एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेजमोनी डिस्क्राइबिंग हाउ रूलिंग क्लास मेंटेन पावर थ्रू आइडियोलॉजी? कैसे एक रूलिंग क्लास जो अपनी पावर को मेंटेन करती है थ्रू आइडियोलॉजी के द्वारा, ना कि हार्ड पावर के द्वारा, कोहेसिव एक्शन के द्वारा। तो कल्चरल हेजमोनी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए लुइस आल्थुजर, बी एंटोनियो ग्राम्स्की, सी कार्ल कोट्स्की, डी जॉर्ज ल्यूकस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, एंटोनियो ग्राम्स्की का कॉन्सेप्ट है कल्चरल हेजमोनी का। उनके मुताबिक आप किसी भी स्टेट को दो तरह से उसके ऊपर डोमिनेंस या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ थ्रू कल्चरल मीन्स जहाँ पे आप आइडियोलॉजीज़ के द्वारा या फिर वैल्यूज़ के द्वारा जो है आप किसी भी स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर मिलिट्री फोर्स का या फिर क्वेश्चन का यूज़ करके। तो उनका मुताबिक क्या था कि जो कल्चरल हेजमोनी है इसके द्वारा कोई भी डोमिनेंस सिस्टम ले गया, ये सबसे इफेक्टिव होता है।
क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज आर सेंट्रल टेंट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है उसका सेंट्रल टेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्टेट्स आर ड्रिवन बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट। नो, ये तो मार्क्सिज्म का। बी, आइडेंटिटी एंड नॉर्म्स शेप स्टेट बिहेवियर। सी, मिलिट्री पावर डिटरमाइन ग्लोबल डोमिनेंस। डी, एनार्की लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग स्टेट्स। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आइडेंटिटी एंड नॉर्म्स शेप स्टेट बिहेवियर। जो आइडेंटिटी है किसी भी स्टेट्स की, जो पहचान है उसकी सोसाइटी की, उसके जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो वहाँ पे वो फॉलो किए जाते हैं वही स्टेट्स के बिहेवियर को बिल्ड करने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब है जो स्टेट्स की जो आइडेंटिटी है वो ड्रिवन है बाय सोशल नॉर्म्स के द्वारा। एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रक्शन मोर देन मटेरियल फैक्टर नॉर्म्स। Question number 28, which feminist thinker introduced the concept of gender perspective in international relations? इनमें से कौन से थिंकर ने जो है जो फेमिनिस्ट का कंसेप्ट है उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने उसको स्टडी करने का काम किया। ऑप्शन नंबर ए, सिंथिया एंडलोए। बी, कोरेले कोहन। सी, जे.एन. टिकनर। डी, मार्था फिननेमोरे। तो राइट आंसर क्या होगा? ये एक इंपॉर्टेंट थिंकर है। ऑप्शन नंबर सी जो वो सही है। जे.एन. टिकनर जो है वो एक फेमिनिस्ट थिंकर थे जो जेंडर पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हु इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन अप्लाइंग इट टू एनालाइज पावर रिलेशंस एंड डिस्कोर्सेज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर ए, जैकस ड्रिडा। बी, जूडिथ बटलर। सी, सेल्वेज जीसस। डी, मिचेल फौकॉल्ट। तो डीकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, जैकस ड्रिडा के द्वारा दिया गया एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इनमें से कौन से थिंकर जो है क्लासिकल रियलिज्म के साथ बिलोंग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, हैंस मार्गेंथ्यू। बी, रॉबर्ट कोहेनी। सी, मिचेल डॉयले। डी, इमैनुअल कांत। तो राइट आंसर कौन सा होगा? क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर कौन से इनमें से? ऑप्शन नंबर ए जो सही है, हंस मार्गेंथ्यू, जो एक क्लासिकल रियलिस्टिक थिंकर थे जो किसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं? पावर और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। उनका मानना था कि अगर किसी भी स्टेट को सर्वाइव करना है तो उसको पावर को एक्वायर करना होगा और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो? अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेरे को बता सकते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है नेक्स्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं MCQs ऑन यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। वहाँ पे जो भी यूनाइटेड नेशंस में डिफरेंट उसके ऑर्गन्स हैं उसको स्टडी करेंगे, साथ ही साथ उसके जो कोर प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको, साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस है उसके ऊपर भी MCQs फ्रेम किए जाते हैं। तो इन सभी को हम जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।